बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम। मैं हूँ प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। हमारी डिस्कशन चल रही है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर। आज हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है दैट इज़ नाउन एज एबल टेस्ट, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके प्रूफ के ऊपर आज हमारी डिस्कशन होगी। और ये जो इसका प्रूफ है एबल टेस्ट का, ये लास्ट ईयर 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से BS 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के, उनको ये पूछा जा चुका है। तो एबल टेस्ट क्या है, इसकी स्टेटमेंट पेपर में आपको समटाइम गिवन होती है और समटाइम वो कहता है स्टेट एंड प्रूव एबल टेस्ट। तो लास्ट टाइम इसकी स्टेटमेंट गिवन थी, कहता है जी कि प्रूव दैट इफ फाई इज अ बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इन इनफाइनाइट इंटरवल ए से इन्फिनिटी। फाई एक फंक्शन है जिसमें दो खूबियां हैं, वो बाउंडेड है, मोनोटोनिक है इस इंटरवल के ऊपर ए से इन्फिनिटी पर, एंड इसी इंटरवल के ऊपर आपका एक फंक्शन एफ है, उसका इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है एट इन्फिनिटी पर। देन आपने ये प्रूफ करना है ये जो इंटीग्रल है इनफाइनाइट इंटीग्रल, जो कि प्रोडक्ट है एफ का और फाई का, ये भी कन्वर्जेंट होगा इन्फिनिटी के ऊपर। इट मीन्स यहाँ पर पहले देखें कि इम्प्रॉपर जो एबल टेस्ट है ये आपके पास हमेशा तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप देखें कि आपके पास इनफाइनाइट इंटीग्रल में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। अब इनमें से एक फंक्शन जो फाई है उसके लिए कंडीशन ये है कि वो बाउंडेड हो और मोनोटोनिक हो, और दूसरा एफ जो है वो ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि उसका इंटीग्रल जो है इनफाइनाइट इंटीग्रल जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो कन्वर्ज करना चाहिए इन्फिनिटी के ऊपर। ये इसकी सारी स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट, इसकी स्टेटमेंट को समटाइम ऐसे भी लिखे दिया जाता है, एन इनफाइनाइट इंटीग्रल विच कन्वर्जेज नॉट नेसेसरली एब्सोल्युटली। कहता है कि एक इनफाइनाइट इंटीग्रल जो कि कन्वर्ज कर रहा है और जरूरी नहीं कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता हो, विल रिमेन कन्वर्जेंट, वो हमेशा कन्वर्जेंट रहेगा आफ्टर द इंजर्शन ऑफ अ फैक्टर विच इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। वो इंटीग्रल हमेशा कन्वर्ज करेगा अगर आप उसमें कोई एक और फैक्टर जो कि बाउंडेड और मोनोटोनिक है उसको इंसर्ट कर दें, यानी ऐड कर दें उसमें मजीद आप। ठीक है, लें जी, अब इसके प्रूफ की तरफ हम मूव करते हैं। मैंने लिखा जी टू प्रूव डैट द इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी एफ फाई डी एक्स कन्वर्जेज एट इन्फिनिटी। ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसको प्रूफ करने के लिए कि ये कन्वर्ज करता है मैं यहाँ पर कॉशी टेस्ट का इस्तेमाल करूँगा। कॉशी टेस्ट क्या है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट आप पेपर में इस तरह लिख दें जैसे मैंने लिख के दी है आपको, तो उससे ज़रा बेहतर हो जाता है। मैंने लिखा जी कि कॉशी टेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, कॉशी टेस्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल एट इन्फिनिटी दैट कैन बी स्टेटेड एज। इसकी स्टेटमेंट ये है, द इंटीग्रल, कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो। अब यहाँ पर ये मैं कॉशी जो आपका टेस्ट है उसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी एफ डी एक्स ये कन्वर्ज करेगा इन्फिनिटी के ऊपर इफ एंड ओनली इफ टू एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एक्स नॉट सच दैट, कि ये जो आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसी इंटीग्रल को आप अगर उसके एंड पॉइंट फाइनाइट नंबर रख लें x1 और x2, इनका इस इंटीग्रल का जो एब्सोल्यूट है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से, फॉर ऑल x1 x2 ग्रेटर देन x0। और यहाँ पर जो एंड पॉइंट्स हैं वो फाइनाइट नंबर हैं, और वो फाइनाइट नंबर जो है वो आपने जो पर्टिकुलर यहाँ पर जिस पॉजिटिव नंबर x0 की बात की है उससे दोनों ग्रेटर हैं। देखें जी, कॉशी टेस्ट में फिर दोबारा बता रहा हूँ, कॉशी टेस्ट किस मकसद के लिए, किस चीज़ की गारंटी देता है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपके पास उसकी कन्वर्जेंस की गारंटी देता है। कहता है कॉशी टेस्ट कहता है कि एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और उसका एंड पॉइंट आपका एक एंड पॉइंट इन्फिनिटी है, ये कन्वर्ज करेगा अगर आप इसी जो फंक्शन एफ है उसका एक इंटीग्रल लेते हैं जिसके एंड पॉइंट फाइनाइट हैं, वो उनका एब्सोल्यूट जो है वो एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए, जबकि x1 और x02 जो है वो सम पॉजिटिव नंबर x0 से हमेशा बड़े होंगे जो एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब अगर इस कॉशी टेस्ट को आप जहन में रखें तो इट मीन्स आपने इस वक्त यहाँ पर एबल टेस्ट में जिस इंटीग्रल को प्रूफ करना है कि वो कन्वर्जेंट है, वो ये इंटीग्रल है हमारा ए से इन्फिनिटी एफ फाई डी एक्स। इसको आपने प्रूफ करना है कि ये कन्वर्जेंट है। तो कॉशी टेस्ट का ये कहता है कि कॉशी टेस्ट के मुताबिक ये कन्वर्ज कब करेगा, आप यहाँ पर एक x0 तलाश करेंगे।
किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए, सच डैट कि ये इस इंटीग्रल के लिमिट्स आप एंड पॉइंट्स चेंज कर देंगे। एंड पॉइंट्स होंगे x1 और x2, ये फाइनाइट नंबर है। इसका एब्सोल्यूट जो है वो एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। कब? जब आपके x1 और x2 जो है वो किसी सम पॉजिटिव नंबर x0 से बड़े हैं। ये हमारा टारगेट है प्रूफ करना। इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को, जो कि प्रोडक्ट है एफ और फाई का, इसको ये कन्वर्ट कब करेगा? अगर आप इस इंटीग्रल को दिखाते हैं इसके एब्सोल्यूट जो है वो एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। ठीक है, यही इंटीग्रल इधर है, यही इंटीग्रल इधर है। फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो a से इन्फिनिटी है, यहाँ पर x1 से x2 है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये चीज़ मैंने एप्सिलॉन से छोटी दिखानी है, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा रिजल्ट इस्तेमाल करूँगा कि उस रिजल्ट की जो लेफ्ट साइड है उसमें ये सारी चीज़ आ रही हो। ठीक है, जब ये चीज़ आएगी फिर एट द एंड मैं दिखाऊंगा कि ये लेफ्ट साइड जो है सारी एप्सिलॉन से छोटी है। तो स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है। मैंने लिखा जी, सिंस फाई इज़ बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, फाई आपके पास बाउंडेड है और मोनोटोनिक फंक्शन है इस इंटरवल पर, ये बात आपको गिवन है। अब याद रखें कि अगर एक फंक्शन बाउंडेड हो, मोनोटोनिक भी हो, तो वो पक्की बात है इंटीग्रेबल होता है इस जो इंटरवल आपको दिया होगा। तो इसका मतलब फाई जो है वो इंटीग्रेबल फंक्शन होगा ओवर द इंटरवल ए से इन्फिनिटी, ओवर द इंटरवल सॉरी, अगर वो इनफाइनाइट एंड मतलब ए से इन्फिनिटी पर, जो कि आपका इनफाइनाइट इंटरवल है, उसके ऊपर बाउंडेड और मोनोटोनिक है, तो फिर ये फाइनाइट जो इंटरवल होगा उसके ऊपर लाजमी क्या है? इंटीग्रेबल होगा। ये रिजल्ट होता है हमारे पास। आल्सो सिंस हमारे पास एफ जो है, ये बात सिंस हमारा जो एफ था वो भी क्या है? वो कन्वर्जेंट था, उसका इंटीग्रल कन्वर्जेंट था। मतलब ये इस तरह था, ये बात आपको गिवन थी कि आपको कहा गया है कि ए से इन्फिनिटी तक एफ का जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है ए से इन्फिनिटी तक। मतलब ये क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट इंटरवल के ऊपर फंक्शन इंटीग्रेबल है, उसका इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज करता है। तो मुझे ये बताएं कि अगर इनफाइनाइट इंटरवल पर कन्वर्ज कर रहा है तो आप यहाँ पर इस इनफाइनाइट इंटीग्रल को अगर फाइनाइट कर दें, ठीक है, तो क्या फिर ये कन्वर्ज नहीं करेगा? फिर तो जाहिर सी बात, ऑब्वियसली कन्वर्ज करेगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि इंटीग्रल की कन्वर्जेंस से मुराद क्या है? असल में इंटीग्रल की कन्वर्जेंस से मुराद ये है कि इस इंटरवल के ऊपर आपने, इंटीग्रल क्या शो करता है? एरिया अंडर द कर्व को शो करता है। ये शो कर रहा है कि आपके पास फर्ज करें फंक्शन एफ ऐसे है, ये इसका ग्राफ है सपोज, मैं ज़्यादा लंबी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ये मेरे पास ए से लेकर इन्फिनिटी तक आपके पास इस फंक्शन का ग्राफ है। अब इंटीग्रल कन्वर्ज करने का मतलब है कि इस इंटीग्रल का जो आंसर है वो फाइनाइट नंबर आ गया है। फाइनाइट नंबर आने का मतलब ये है कि इस कर्व के अंडर जितना भी एरिया है, इनफाइनाइट एरिया, वो बाउंडेड है, वो फाइनाइट है। ठीक है, अगर ये फाइनाइट है तो मुझे बताएं ये इनफाइनाइट इंटरवल पर इसका एरिया बाउंडेड है, फाइनाइट है, तो अगर आप इस इंटरवल को बाउंड कर दें, ए से लेकर एक्स तक कर दें, तो मुझे बताएं फिर यहाँ तक जो एरिया सारा निकलेगा क्या वो फाइनाइट नहीं होगा? वो भी फाइनाइट ही होगा। इट मीन्स ये एरिया अंडर द कर्व फाइनाइट होगा, तो इसका मतलब क्या कहना चाहिए? ये इंटीग्रल जो है वो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। ये इसके पीछे सारी स्टोरी है। तो आल्सो सिंस एफ इज द इंटीग्रेबल इन दिस। अब मैं मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल करने लगा हूँ इंटीग्रल्स में। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। अब ये सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है जी? ये आपने पढ़ा है। अगर हमारे पास ये दो फंक्शन है एफ और फाई है, जिनमें से एक फाई बाउंडेड है, दूसरा एफ जो है वो उसका इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा था x1 से x2, तो इसको आप इस तरह ओपन करते हैं। x1 और x2 के दरमियान एक आप रियल नंबर तलाश करेंगे, उसका नाम मैंने एक्साई रख लिया है। आपने इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लिया, x1 से एक्साई, फिर एक्साई से x2, और इंटीग्रल किसका लिया? f का, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में गिवन था कि f का इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। और इनके बाहर मल्टीप्लाई करेंगे उस फंक्शन से जो बाउंडेड था, फाई बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन है, तो फाई x1, यानी यहाँ पर फाई के साथ वो वाला नंबर लिखेंगे जो यहाँ पर पहले इंटीग्रल में लोअर एंड पॉइंट है x1, इसी तरह यहाँ पर फाई x2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होता है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपने याद रखना है। वेयर यहाँ पर मैंने लिखा है कि a जो है वो लेस देन है x1 से, x1 लेस देन इक्वल टू एक्साई है, एक्साई लेस देन इक्वल टू x2। अच्छा जी, अब देखें मेरी बात सुने। अब यहाँ पर ये मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल करने के बाद आप और करें कि जैसे मैं 1 कहता हूँ, इसकी राइट साइड ये सारी वही आ गई है जो कि मुझे प्रूफ करना है, जिसको यानी ये जो मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था कि मुझे ये दिखाना है कि ये एप्सिलॉन से छोटा है, तो मैं ऐसा कोई रिजल्ट बनाऊंगा कि उसमें उसकी लेफ्ट साइड ये आनी चाहिए। तो मैंने मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल किया, तो ये वाली साइड तो बन गई है मेरी।
ये देखिए ये सारी साइड बन गई है। अब मुझे ये दिखाना है कि मुझे इसका एब्सोल्यूट लेने के बाद सारा आंसर इसका एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, अब मैं कैसे इसको दिखाऊंगा, देखिए ज़रा। मैंने लिखा जी कि फाई आपके पास गिवन है कि बाउंडेड था इस इंटरवल पर। अब आप जानते हैं कि अगर वो फंक्शन बाउंडेड हो तो आपको कोई पॉजिटिव रियल नंबर के या एम या जो भी आप नाम रखते हैं वो मिलेगा सच डैट कि फाई की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो के से स्मॉलर होगी। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने लिखा है कि फाई ऑफ एक्स स्मॉलर इक्वल होगा किससे, के से। आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर के मिलेगा सच डैट फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, उन तमाम एक्स के लिए जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं या ए से बड़े हैं। तो मुझे बताएं ये जो इनक्वालिटी है कि फाई बाउंडेड है के से छोटा है तमाम एक्स के लिए जो ए या ए से बड़े हैं, अगर मैं कहूं कि सो इन पर्टिकुलरली अगर ये इनक्वालिटी एक्स उन तमाम एक्स के लिए जो करती है जो इसके लिए हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपके पास इन एक्स में जो ए से बड़े हैं, ए से बड़े ये भी तो नंबर है ना, x1 और x2, ये भी दोनों x1 और x2 आप ए से बड़े लेके चल रहे हैं ना। तो इसका मतलब फिर फाई ऑफ x1 जो होगा उसका आंसर भी के से स्मॉलर इक्वल होगा, फाई ऑफ x2 उसका आंसर भी के से स्मॉलर इक्वल होगा। इससे आप 2 कह दें। ये मैंने क्या निकाल लिया, ये मैंने फाई ऑफ x1 की वैल्यू और फाई ऑफ x2 की वैल्यू निकाल ली, उनके बाउंड्स निकाल लिए कि ये के से दोनों छोटे हैं। अच्छा, अब अगली बात सुने। अब इसमें इस वन में मेरे पास एक ये इंटीग्रल है और एक ये इंटीग्रल है। ये वाला इंटीग्रल जो है वो x1 से xi है और ये है xi से x2। अब मुझे इन दोनों इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, इनकी, इसकी भी और इसकी वैल्यू भी चाहिए। तो 4 चीज़ें हैं इसमें, फाई ऑफ x1 फाई ऑफ x2, इनकी वैल्यू मैं बता चुका हूँ लेस देन इक्वल टू के आ गई है। और अब इनकी वैल्यू अगर निकाल लूँ तो वो वाली वैल्यू, चारों वैल्यू पुट करके कैंसिलेशन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन से छोटा। तो अब मुझे इनके ऊपर फोकस करना है, इन दोनों इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। देखें जी, मैंने लिखा है अगेन सिंस आपके पास ये बात गिवन थी कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो बाय कॉशी थ्योरम आप इसके ऊपर कॉशी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कॉशी थ्योरम कहता है कि अगर एक इनफाइनाइट इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो फिर इसी एफ का जो फाइनाइट लिमिट्स के साथ, फाइनाइट वैल्यू एंड पॉइंट्स के साथ इंटीग्रल होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सम एप्सिलॉन से छोटी होगी। अब यहाँ पर मैंने जो एप्सिलॉन चूज किया है वो एप्सिलॉन बाय 2k चूज किया है। अब ये एप्सिलॉन बाय 2k क्यों चूज किया है, आप देखें यहाँ पर फाई ऑफ x1 जो है वो k से छोटा है। ठीक है, इसमें k आ रहा है। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ एप्सिलॉन बाई k, तो एप्सिलॉन बाई k से कट गया। ठीक है, इसी तरह इसकी वैल्यू भी कुछ आएगी, वो भी k कट जाएगा, तो आपके पास फाइनल ऐड होकर एप्सिलॉन आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यूज में आपने इसे एप्सिलॉन बाई 2k जो है वो चूज करना है। और नेक्स्ट जो कंडीशन है वो आप जानते हो क्या है कि यहाँ पर जो एंड पॉइंट्स x1 और x0 वो इस पॉजिटिव नंबर x0 से बड़े या बराबर होने चाहिए। देन जी ये मेरे पास मैंने मतलब इसको इस्तेमाल करके कॉशी थ्योरम अप्लाई किया और मैंने कहा कि x1 और x2 वो नंबर हैं जो कि x0 से बड़े हैं, इसे 3 कह दें। अब जरा चेक कीजिएगा, आगे मैं लिख रहा हूं, मैंने कहा लेट द नंबर x1 और x2 इन 1 बी ग्रेटर देन इक्वल टू x0। ये जो 1 में आपने नंबर इस्तेमाल किया, 1 कौन है, ये है यहाँ पर, ये शुरू में जहाँ पर आपने सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल किया है। इसमें दो नंबर x1 और x2 इस्तेमाल किए हैं। आप यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा सपोज कर लें कि ये दोनों नंबर जो है वो x0 से बड़े हैं। अब ये नंबर दोनों बड़े या बराबर हैं, सो डैट, और ये इस तरह है, सो डैट द नंबर xi विच लाइज बिटवीन x1 एंड x2 इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू x0। यानी कि ये दोनों नंबर x0 से बड़े हैं और इस तरह बड़े हैं कि ये जो xi जो है जो कि इन दोनों के दरमियान नंबर है, आपने पीछे यहाँ पर ये इस तरह लेके चले हैं कि x1 स्मॉलर इक्वल था xi से, xi लेस देन इक्वल है x2 से, और आगे अब आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों नंबर जो हैं x1 और x2 ये x0 से बड़े हैं। और दूसरी बात ये भी है कि xi भी x0 से बड़ा है, यानी इस वक्त x0 जो है वो इन तीनों नंबरों से स्मॉलर है। ये बात कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, हैंस फ्रॉम 3, तो मुझे एक बात है कि आपने जो 3 अभी ये कॉशी थ्योरम इस्तेमाल किया एफ इंटीग्रल के लिए, ये वाला, इस इंटीग्रल में आपने ये कहा है, गौर से बात को सुनिएगा, इस इंटीग्रल में आपने ये कहा है कि एफ का जो इंटीग्रल है उसका एब्सोल्यूट एप्सिलॉन से छोटा होगा जब x1 और x2 यानी ये दोनों एंड पॉइंट किसी पॉजिटिव रियल नंबर x0 से बड़े हैं। जब ये x1 और x2 दोनों x0 से बड़े हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर आप एप्सिलॉन बाई 2 कैसे छोटा लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास यहाँ पर अब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूँ x1 से xi, इस इंटीग्रल की। आप अभी मैंने आपको बताया कि x1 और xi दोनों x0 से बड़े हैं।
x1 और xi दोनों x0 से बड़े हैं, इसी तरह x2 और xi ये भी दोनों x0 से बड़े हैं। इसका मतलब ये x1 और xi जो कि दोनों x0 से बड़े हैं, मैं इसको भी लिखूंगा लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 के, इसको भी लिखूंगा एप्सिलॉन बाई 2 के। फिर दोबारा देखें, इस पॉइंट को गौर से समझिएगा। ये इंटीग्रल उन तमाम वैल्यूज़ के लिए x1 और x2 के लिए होल्ड करता है जो कि x0 से बड़े हैं। ये इंटीग्रल x1 और x2 उन तमाम x1 और x2 से होल्ड करता है जो x0 से बड़े हैं। अब मुझे बताएं कि अगर ऊपर xi यहाँ ले लिया जाए ऊपर और xi भी x0 से बड़ा है, तो इसका मतलब फिर ये वाला जो इंटीग्रल है जिसको मैं कह रहा हूँ ये हैंस फ्रॉम 3, ये जो पहला इंटीग्रल है 3 में, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 के से छोटा होगा और ये भी एप्सिलॉन बाई 2 के से छोटा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इंटीग्रल आपके पास x1 और x2 इन तमाम वैल्यूज़ के लिए होल्ड करता है जो कि x0 से बड़े हैं। अब xi यहाँ पर लगा दें तो xi भी x0 से आपने बड़ा मानना है। ठीक है, तो इसका मतलब xi लगाने से भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 के लिखेंगे। और इसी तरह ही अगर आप दूसरा इंटीग्रल लें एप्सिलॉन xi से x2 तो वो भी एप्सिलॉन बाई 2 के आ जाएगा। ये दोनों इंटीग्रल कौन हैं? ये दोनों इंटीग्रल जनाब मोहतरम आपके पास यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं 1 में, और 1 की लेफ्ट साइड कौन है? वो ये है जिसको मैंने प्रूव करना है कि वो एप्सिलॉन से छोटी है। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट काम खत्म हो गया। अब देखिएगा, अब मैंने क्या करना है, मुझे ये दिखाना था ये सारा चीज़ एप्सिलॉन से छोटी है, इसके ऊपर एब्सोल्यूट लगाना है। यानी कि मैं क्या करने लगा हूँ, अब ये जो 1 है ना, ये सारी जिसमें सेकंड मीन वैल्यू मैंने इस्तेमाल किया, इसमें दोनों तरफ मैं एब्सोल्यूट लेने लगा हूँ। इधर भी एब्सोल्यूट ले लिया, इधर भी एब्सोल्यूट ले लिया। ठीक है, अब इधर जब मैं एब्सोल्यूट लूँगा तो इधर ये दो ये सम है दो वैल्यूज़ का, तो यहाँ पर फिर मैं एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपने लिखना है पहले ये बाई टेकिंग एब्सोल्यूट इन 1 में एब्सोल्यूट ले लिया। ये ऊपर वाली 2 लाइनें यहाँ पर लिखी है, मैं अभी इसको बाद में लिखिएगा ज़रा, ये चलें लिख लें आप, नहीं तो thus from 1, 2 and 4 we deduce that a positive number x naught exists such that के 1, 2 और 4 में एक पॉजिटिव नंबर x नोट इस तरह का एग्जिस्ट करता है कि x1 और x2 दोनों से बड़े हैं। फ्रॉम 1 पर मैंने एब्सोल्यूट ले लिया, दोनों तरफ एब्सोल्यूट लिया, तो उसके बाद एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी क्या कहती है? आपने ये वाली ट्राइंगल इनक्वालिटी एब्सोल्यूट में पढ़ी है, रियल नंबर में ट्राइंगल इनक्वालिटी आप पढ़ के आए हैं कि अगर a प्लस बी का एब्सोल्यूट ओपन किया जाए, दिस इज लेस देन इक्वल टू a एब्सोल्यूट प्लस b एब्सोल्यूट। तो इस वक्त आप जब इसके ऊपर एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो आपका a जो है ये पूरा पहली वैल्यू है, a कौन है? ये सारी पहली वैल्यू है। देखें जी, आपके पास यहाँ पर है फाई ऑफ x1 इंटीग्रल x1 से लेकर xi f dx, ये मेरे पास पहली वैल्यू है, ये सारा मेरा a है, दिस इज माई a प्लस इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ फाई ऑफ x2 xi से x2 f dx, ये मेरे पास सारा b है। तो a प्लस बी ये सेंटर में प्लस, अब आप इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी ओपन कर दें तो ये पहले का एब्सोल्यूट आ जाएगा प्लस लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, यानी ये सारी पहली वैल्यू का एब्सोल्यूट। अब जब पहली वैल्यू का एब्सोल्यूट लेंगे तो ऐसे आएगा, देखें फाई ऑफ x1 से xi f ऑफ f dx, ये इसका आ जाएगा प्लस इसी तरह इसका आ जाएगा सारा। अब आप आगे एब्सोल्यूट की वह भी प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर दो नंबरों का एब्सोल्यूट इस तरह हो तो ये इक्वल होता है पहले का एब्सोल्यूट इनटू दूसरे का एब्सोल्यूट। ठीक है, तो इसके ऊपर आप एब्सोल्यूट अलहदा ओपन कर देंगे, यानी कि फाई ऑफ x1 का एब्सोल्यूट आ जाएगा इनटू ये पहला इंटीग्रल आ गया x1 से xi का एब्सोल्यूट। क्लियर होगी? इसी तरह ये काम सारा आप इधर चलेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सारा लिखा है। ये लिखने के बाद एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बाद मैंने लिखा बाय यूजिंग 2 and 4। 2 में ये था कि फाई ऑफ x1 जो यहाँ पर फाई की बाउंडेडनेस इस्तेमाल की, यानी ये रहा 2 मेरे पास, ये रहा। ठीक है, 2 के मुताबिक फाई ऑफ x1 का एब्सोल्यूट और फाई ऑफ x2 दोनों का एब्सोल्यूट k से छोटा है, और 3 के मुताबिक और सॉरी 4 के मुताबिक ये जो दोनों इंटीग्रल हैं ये वाले दोनों एप्सिलॉन बाई 2 के से छोटे हैं। चलें जी, इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें, ये लेस देन इक्वल टू k, ये भी लेस देन k है, इसकी जगह एप्सिलॉन बाई 2 के नया जो साइन है वो लेस देन का है, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखें मैं ये लेस देन लेके चल रहा हूँ, लेस देन आए यहाँ पर एप्सिलॉन, ये 2 k और k कट गया, यहाँ से भी k और k कट गया, ये रह गया एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, दोनों को प्लस किया तो खाली एप्सिलॉन रह गया। यही मैंने प्रूफ करना था, और आगे ये आ गया ये वाला सारा इंटीग्रल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यही मेरा टारगेट था। ये देखें यहाँ पर मैंने इस चीज़ को दिखा दिया, एप्सिलॉन से छोटा फॉर ऑल x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, सो हेंस बाय कॉशी टेस्ट। कॉशी टेस्ट क्या कहता है? अगर ये चीज़ इस तरह एप्सिलॉन से छोटी है तो फिर ये जो इनफाइनाइट इंटीग्रल होगा a से इन्फिनिटी f फाई dx, ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो आई होप कि आपको एबल टेस्ट की समझ आई होगी कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एबल टेस्ट से रिलेटेड चंद क्वेश्चन जो हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।